नमस्कार। स्प्रेड पीस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे भगवती चरण वर्मा की एक खूबसूरत कहानी, अनशन। पांडेय मस्तराम का कहना है कि मित्रों के आग्रह से उस दिन सुबह भंग पीने के आदी न होते हुए भी उन्होंने भंग बनाई और मित्रों का कहना है कि सुबह उठते ही पांडेय जी परीक्षा समाप्त हो जाने की प्रसन्नता में हम लोगों को भंग पीने के लिए आमंत्रित करके सिल लोढ़े पर जुट पड़े। पांडेय जी का कहना है कि उनके मित्रों ने काफी भांग पी और उनके लिए सिर्फ 2 लोटे भांग बची थी और मित्रों का कहना है कि पांडेय जी ने पहले 2 लोटे भांग जमा ली, फिर इसके बाद बची हुई लोटे भर भांग को चुल्लुओं की नाप से हम लोगों में प्रसाद रूप में वितरित किया। पांडेय जी की बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखलाई देता, पर उनके मित्रों की बात पर भी अविश्वास नहीं किया जा सकता। इतना तय है कि पांडेय मस्तराम ने उस दिन सुबह 9 बजे भांग पी, पूरे 2 लोटे, और इसके बाद 1 सप्ताह तक उन्होंने उस भांग का आनंद उठाया। पता नहीं किस प्रकार अपने पुत्र के जन्म काल के समय ही पांडेय जी के पिता को अपने पुत्र के गुण मालूम हो गए थे, क्योंकि ज्योतिषी वे थे नहीं और फिजियोनॉमी साइंस का अध्ययन करने का उन्हें कभी मौका न मिला था। पर उन्होंने अपने पुत्र का नाम 16 आने उसके गुणानुसार रखा था। पांडेय मस्तराम को जानने वाले यह दावे के साथ कह सकते हैं। लंबे चौड़े, गोल मटोल और गोरे, चिट्टे जवान थे, हंसते थे तो बोर्डिंग की छत हिल उठी थी। दीन दुनिया की उन्हें फिक्र न थी, पढ़ने लिखने में उनका मन न लगता था। खाना, सोना और जब इनसे फुर्सत मिले तब गप लड़ाना, बस यही उनका काम था। हाँ, तो उस दिन पांडेय मस्तराम ने सुबह 9 बजे भांग पी, 10 बजे स्नान किया और 11 बजे भोजन पर बैठे। एक दिन पहले परीक्षा समाप्त हुई थी, पर उस दिन पर्चा खराब हो जाने के कारण परीक्षा समाप्त होने वाली निश्चिंतता का आनंद वह न ले सके थे। खाना खाकर 11 बजे सुबह सोए थे और उठे थे शाम को 6 बजे। इसके बाद खाना खाकर फिर सो गए और दूसरे दिन सुबह 4 बजे उनकी आंख खुली। उस समय तक उनका दुख दूर हो गया था, क्योंकि पहला काम जो उन्होंने किया था वह था प्रभाती की अलाप भरना। दुहक के समय कोई गाना नहीं गा सकता, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। हिंदुस्तानी थिएटरों की बात जाने दीजिए, वहां तो दूसरों को मरने के समय या स्वयं अपने मरने के समय लोग एक से एक मीठी तानों के साथ मीड़ों और मूर्छनाओं से युक्त शुद्ध राग रागिनियों में तबला और हारमोनियम के ऊपर अलापें भरते हैं और कला का प्रदर्शन करते हैं। उस दिन न तो एकादशी थी और न कोई पर्व, पर पांडेय जी का कहना है कि उन्होंने व्रत रखा था। पांडेय जी की बात मानते हुए इसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता था कि उनका व्रत अपने बिगड़े हुए पर्चे के परीक्षक इष्टदेव को प्रसन्न करने के लिए था, जो पांडेय जी की कॉपी जांचते समय परीक्षक के हृदय में करुणा और दया की भावनाओं का स्रोत प्रवाहित कर दे। पांडेय जी के सामने मखाने की खीर से भरा 2.5 सेर वाला कटोरा था। कटोरा का वजन मय खीर के बतलाया जा रहा है और चीनी पड़ी हुई आध सेर बालाई थी। ठीक 11 बजे भोजन आरंभ करके 11:30 बजे उन्होंने भोजन समाप्त किया और चौके से उठने के लिए पेट में पहुंचे हुए माल का उतना हिस्सा बचाने के लिए जो उनके हिलने डुलने में बाधक हो रहा था, आध घंटे तक पैर फैलाए हुए चौके में बैठकर 12 बजे वे उठे। लोगों का कहना है कि गर्मियों में सुबह बनारस की, शाम लखनऊ की और रात बुंदेलखंड की मशहूर है, और मैं कहूंगा कि उनमें यदि दोपहर इलाहाबाद की भी जोड़ ली जाए तो अनुचित न होगा। लू के झोंके और 112 डिग्री का टेम्परेचर, पर महीना था अप्रैल का, गर्मी की शुरुआत भर थी। पांडेय जी अपने कमरे में गए, बिस्तर पर लेटे और धीरे धीरे उन्हें मालूम हुआ कि अनादिकाल से उनके कमरे में भट्ठी जलती चली आई है। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उस कमरे में वे अभी तक जीवित किस प्रकार बचे रहे। उधर शरीर शिथिल पड़ रहा था, आंखें झपी जा रही थीं। एकाएक पांडेय जी उछल पड़े। उन्होंने शीतल पाटी बगल में दबाई, कमरे के बाहर निकलकर दरवाजे पर ताला दिया और अल्फ्रेड पार्क की राह पकड़ी। चारों तरफ सन्नाटा था, दोपहर जल रही थी, तले की मुल ऊपर घाम। पांडेय जी ने मिसरा बनाया और एकाएक उनको पर्चा खराब होने की बात याद आ गई। दूसरा मिसरा उसी समय बना, हमें पास करवा दो राम। पांडेय जी मुस्कुराए, उनमें कवित्व प्रतिभा जाग उठी। फिर क्या था,
मिसरे पर मिसरे बनने लगे। मस्तराम है मेरा नाम, मौज उड़ाना अपना काम, मिले जिंदगी भर आराम, लगे ना मुंह में कभी लगाम। और उनकी ठोड़ी पर एक मक्खी बैठी, उसे उड़ाने के लिए उन्होंने ठोड़ी पर हाथ मारा। मक्खी तो उड़ गई, हाथ पड़ा ठोड़ी पर, और ऐसा मालूम हुआ कि खड़ी सुइयों के गुच्छे पर उन्होंने अपना हाथ पटक दिया। याद आया कि इम्तिहान की फिक्र में उन्होंने 1 हफ्ते से दाढ़ी नहीं बनवाई। मिसरा लगा, हमें चाहिए अब हज्जाम। जेब में हाथ डाला, उसी समय दूसरा मिसरा बना, टेंट में अपनी नहीं छदाम। इस समय तक पांडेय जी की आंखें बंद थीं। एक घड़े में पैर पड़ा और आंखें खुल गईं। देखा कि ऑल्फ्रेड पार्क में चले जा रहे हैं। उसी समय मिसरा बना, अब करना होगा विश्राम। पांडेय जी ने अपने चारों ओर दृष्टि डाली। निर्जन एकांत और धूप के रूप में आसमान से बरसती हुई आग, उस पर हल्की लू भी चल रही थी। थोड़ी दूर पर नाला था, काफी गहरा। दिमाग न काम किया। नाले के नीचे कोई बाधा नहीं है, न कोई आदमी आवेगा और न कोई अड़चन पड़ेगी। फिर जमीन से करीब 15 फीट नीचे होने के कारण तहखाने का काम भी दे सकता है। पांडेय जी नाले में उतर पड़े। एक सघन वृक्ष के तले उन्होंने अपने बनाए हुए मिसरों को याद करने का प्रयत्न किया, पर भांग के बोझ से लदे हुए दिमाग ने जब इससे इनकार कर दिया, तब महाकवि बनने की कल्पना करने लगे। दिमाग पर पेट ने विजय पाई, जो काफी भरा हुआ था। पांडे जी ने दाहिनी करवट ली, चैन न मिली। बाईं करवट ली, चैन न मिली। चित्त लेटे, फिर भी चैन न दारद। पेट के बल औंधे लेटे। इस समय तक शायद चैन को उन पर रहम आ गया था और सो गए। मिस्टर जेपी श्रीवास्तव, जैसा वे स्वयं अपने को कहते थे, बाबू झटपट प्रसाद, जैसा उनके वालिद व अन्य संबंधी उनका नाम बतलाते थे, और झटपट मुंशी, जैसा कि उनके हमजोलियों ने उनका नाम रख दिया था। काफी तेज व चलते पुरजे आदमी थे। दुबला पतला मझोला कद, मुंह लंबा सा और उस पर बुरी तरह चेचक के दाग, रंग सांवला और आंखें छोटी छोटी तथा चमकीली और लाल शुतुरमुर्ग की तरह। उनकी परीक्षा उसी दिन समाप्त हुई थी। हाल से निकलकर वे सीधे अपनी भाभी ससुराल गए। उनके भाभी ससुर ने परिचय कैसे हुए इसका विवरण सुना। भाभी सास ने विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। भाभी साले ने शाम के समय के लिए सिनेमा में आमंत्रित किया और भावी पत्नी ने हारमोनियम पर 2 गाने सुनाए, और भावी सल्हाज ने कुछ देर तक इनके चेहरे को गौर से देखने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, बाबू, तबीयत होती है तुम्हारा मुंह चूम लूं, तुम इतने सुंदर दिख रहे हो। झटपट मुंशी की सलहज सुंदरी थी और उसके उद्गार सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इन सब में 1 बज गया। सिविल लाइंस में सवारी मिलना मुश्किल होता है। मुंशी जी पैदल ही बोर्डिंग को रवाना हो गए। कायस्थ पाठशाला बोर्डिंग जाना था। अल्फ्रेड पार्क से उन्होंने शॉर्टकट लिया। झटपट मुंशी की प्रसन्नता की सीमा न थी। लंबे लंबे डग रखते हुए चले जा रहे थे। वे सोच रहे थे, उफ, रामू की बीवी। रामू उनके भावी साले का नाम था। गजब की खूबसूरत है, सरला से कहीं अधिक। सरला इनकी भावी पत्नी का नाम था। क्या रामू की बीवी मुझसे प्रेम करती है? हाँ, जरूर प्रेम करती है, तभी तो उसने मुझसे वह सब कहा। लेकिन नहीं, मुझे उससे प्रेम करने का कोई अधिकार नहीं। मैं सरला के प्रति अन्याय न करूंगा। आह रामू की बीवी, मुझे क्षमा करना। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, पर मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता। अचानक यह सुखद विचारधारा टूट गई। जिस नाले के बगल से वे जा रहे थे, उसके नीचे झटपट मुंशी की नजर गई। वे चौंक उठे। उनका मुख सफेद हो गया और सारा शरीर कांपने लगा। इस एकांत में अल्फ्रेड पार्क के नाले में इस आदमी मरा हुआ पड़ा था। चारों ओर निर्जन एकांत। कोई फकीर न था। अच्छे कपड़े पहने हुए कोई सुशिक्षित व्यक्ति, संभवतः कोई विद्यार्थी। अरे हाँ, उन्होंने कई बार सुना था कि फेल हो जाने पर कोई कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। आजकल परीक्षाएं हो रही हैं, इसने आत्महत्या की होगी। पर अभी परीक्षा फल निकला नहीं, आत्महत्या करने के ये दिन तो नहीं। बहुत संभव है किसी ने इसे मारकर डाल दिया हो। झटपट मुंशी ने यह सब एक सांस में सोच डाला। यह तय था कि उसकी इत्तिला थाने में देनी चाहिए। कर्नलगंज थाना बोर्डिंग के रास्ते में पड़ता था। वे चल दिए। थाने पहुंचकर उन्होंने दारोगा गिरफ्तार अली के पास इत्तिला भिजवाई।
दारोगा गिरफ्तार अली खस की टट्टियों से सुवासित कमरे में लेटे हुए अपनी तोंद पर हाथ फेर रहे थे। सिपाही से खबर सुनते ही वे मरने वाले को और मरने वाले की इत्तिला देने वाले को कोसते हुए बाहर निकले। आजाद की मृत्यु के बाद से दारोगा गिरफ्तार अली के दिमाग में क्रांतिकारी बुरी तरह से घुस गए थे। मृत मनुष्य की हुलिया सुनते ही उन्होंने गंभीरतापूर्वक सिर हिलाते हुए कहा, जरूर कोई क्रांतिकारी होगा। थाने से 12 सिपाही छांटे गए। झटपट मुंशी के साथ पुलिस फोर्स ने अल्फ्रेड पार्क की ओर मार्च किया। नाले के पास पहुंचकर झटपट मुंशी ने इशारा करते हुए कहा, देखिए, लाश वहां पड़ी है। दारोगा जी रुक गए और उनके रुकते ही सिपाही भी रुक गए। दारोगा जी झटपट मुंशी के साथ आगे बढ़े। ठीक उस जगह पहुंचकर जिसके नीचे पांडेय जी विश्राम कर रहे थे, दारोगा जी रुके। गौर से उन्होंने नीचे देखा, फिर धीरे से कहा, जनाब, जैसा मैंने कहा था, साफ जाहिर है कि कोई क्रांतिकारी है। इस समय तक सब सिपाही दारोगा जी को घेर कर खड़े हो गए थे। एक ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मालूम होता है कि यह यहीं का कोई तालिब इल्म है जिसने खुदकुशी कर ली है। दूसरे ने कहा, शायद कोई बनिया है, बदमाशों ने रकम छीन ली है और मारकर यहां डाल गए हैं। इस पर तीसरे ने कहा, लेकिन फिर इसके नीचे चटाई कैसे आई? चौथे ने कहा, मुमकिन है कि किसी इसके रिश्तेदार ने इसे घर पर ही मार डाला, फिर चटाई में लपेटकर यहां डाल गए। बातें हो रही थीं, पर नीचे कोई न उतरता था। करीब 15 मिनट तक काफी मशविरे के बाद सब लोग नाले के नीचे उतरे। फूंक फूंक कर कदम रखते हुए वे पास पहुंचे और खड़े हो गए। हाथ लगाने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। दारोगा झटपट मुंशी के साथ ऊपर ही खड़े थे। चिल्लाकर उन्होंने कहा, अरे चुप, खड़े हो, लाश सीधी तो करो। सब लोग एक दूसरे को आगे बढ़ने को उत्तेजित करने लगे। दारोगा जी इस बार गरज उठे, नम कहरामो, पुलिस की नौकरी करने चले हो और यहां नानी मर रही है। दारोगा जी इस जोर से गरजे कि पांडेय जी की नींद खुल गई। उन्होंने करवट ली, आंखें खोली, देखा कि लाल पगड़ियां उनको घेरे खड़ी हैं और फिर आंखें बंद कर लीं। दारोगा जी ने जब देखा कि नाले में पड़ा हुआ आदमी मरा नहीं है, तब और भी झल्लाए। उन्होंने झटपट मुंशी पर तीव्र दृष्टि डाली, मानो वे उन्हें खा जाएंगे, और तेजी के साथ नीचे उतरे। इधर झटपट मुंशी ने मामला बिगड़ते हुए देखकर लंबे लंबे डग रखते अपने घर की राह ली। दारोगा जी ने पांडेय जी का कंधा पकड़कर हिलाया। पांडेय जी उठकर बैठ गए। दारोगा जी ने पूछा, तुम यहां क्यों पड़े हो? पांडेय जी ने जम्हाई लेते हुए कहा, मेरी तबीयत। इस जलती हुई दोपहर में खस की टट्टियों के बाहर निकलकर 12 सिपाहियों को मार्च करवाते हुए थाने से अल्फ्रेड पार्क आने से दारोगा जी का दिमाग गर्म हो गया था। उन्हें झटपट मुंशी पर क्रोध आ रहा था। उन्होंने यह कहते हुए सिर उठाया, क्यों जी? लेकिन मुंशी गायब। अब दारोगा जी आपे से बाहर हो गए। दांत किटकिटाते हुए उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम? पांडेय जी अजब चक्कर में थे। इतने लाल पगड़ी वाले क्यों वहां खड़े थे? फिर कच्ची नींद जगाए जाने पर उन्हें बुरा भी लग रहा था। दारोगा जी की बात सुनकर पांडेय जी को भी क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, जनाब, आदमियत से बात कीजिए। दारोगा जी ने आंखें तरेरते हुए कहा, आप नाम बतलाते हैं कि नहीं? पांडेय जी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। नाम नहीं बतलाऊंगा, यहां से जाते हो या नहीं? सिपाही एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। दारोगा जी ने कहा, अच्छा, तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे? पांडेय जी ने बैठे ही बैठे कहा, जनाब, आप अब मार खाएंगे। दारोगा जी 2 कदम पीछे हट गए। समझ गया, जनाब, आप हिरासत में ले लिए गए। और सिपाहियों को उन्होंने पांडेय जी को गिरफ्तार कर लेने का हुक्म दिया। पांडेय जी की तलाशी ली गई। इसके बाद वे कोतवाली भेज दिए गए। वहां भी पांडेय जी ने अपना नाम व पता बतलाने से इनकार किया और वे कोतवाली से हवालात भेज दिए गए। दारोगा जी ने लिखा, यह शख्स मुश्तबा हालत में अल्फ्रेड पार्क में पाया गया। मालूम होता है कि कोई रिवॉल्यूशनरी है, क्योंकि अपना नाम व पता बतलाने से कतई इनकार करता है। फिलहाल इसका चालान आवारागर्दी में किया जाता है।
पांडेय जी ने जेल का फाटक देखा और उनका सारा नशा उतर गया। दारोगा के सवालों का जवाब न देने वाली भूल उन्हें मालूम हो गई। सुपरिंटेंडेंट जेल के सामने जब वे पेश किए गए तब तक उन्होंने अपना नाम और पता सब कुछ बतला दिया, लेकिन अब तो बहुत कुछ हो गया था। जेल में वे बंद कर दिए गए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन दिनों जोरों पर था। जेल में लोग ठसाठस भरे हुए थे। एक पांडेय जी ने बड़े बड़े नेताओं के दर्शन किए, कुछ ढांढस बंधा, लेकिन भोजनों की तकलीफ। रात किसी तरह से बीती। सुबह सुपरिंटेंडेंट साहब का राउंड हुआ। पांडेय जी रात भर में जेल जीवन से ऊब गए थे। सुबह नाश्ता कुछ मिला नहीं। बिगड़कर सुपरिंटेंडेंट साहब से बोले, जनाब, न तो नाश्ता मिलता है और न मेरी समझ में आता है कि मैं यहां क्यों बंद हूं। सुपरिंटेंडेंट साहब ने पांडेय जी को गौर से देखा, फिर मुस्कुराए। जनाब, ये तो जेल है, यहां नाश्ता कुछ नहीं मिलने का। और आगे बढ़ गए। गुस्से के मारे पांडेय जी की बुरी हालत पर कर क्या सकते थे। पास खड़े हुए कुछ पॉलिटिकल कैदी मुस्कुरा रहे थे। इस गुस्से में पांडेय जी ने दिन में खाना नहीं खाया। संध्या के समय पांडेय जी ने जेलर से कहलाया कि भांग बूटी का प्रबंध करवा दिया जाए। इस पर उन्हें कोई उत्तर न मिला। जेल में एक सज्जन अनशन कर रहे थे। उनकी मांगें पूरी हो गई थीं और उस दिन सुबह उन्होंने अनशन तोड़ा था। रात के समय यह इत्तिला पांडेय जी को भी मिली और अब पांडेय जी ने भी अनशन की ठानी। रात के समय फिर पांडेय जी ने भोजन न किया। उन्होंने घोषित कर दिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी न की जाएंगी तब तक वे अनशन करेंगे। उनकी मांगें दरियाफ्त की गईं। उन्होंने कहा, सुबह दूध, जलेबी का नाश्ता, दोपहर को भोजन के साथ आध पाव घी, संध्या के समय भांग और रात के समय पूड़ी तथा बालाई। यह मानी हुई बात थी कि पांडेय जी की मांगें स्वीकार नहीं की गईं। रात भर नींद न आई। भूख के मारे आंतें कल्ला रही थीं। पर 2-3 राजनीतिक कैदी भी उनके साथ थे। उन्होंने पांडेय जी का उत्साह बढ़ाया। एक ने कहा, देखो, कायरता न करना, अपना अधिकार क्यों छोड़ रहे हो? तुम पर अभी कोई मुकदमा नहीं चला। व्यर्थ ही लोग तुम्हें पकड़ लाए। जब तक तुम पर जुर्म न साबित हो जाए, तुम्हें कष्ट देने का गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है। 2-1 दिन का कष्ट है, सहन करो। कष्ट सहन करने के लिए तो मनुष्य का जन्म ही हुआ है। आदि आदि। दूसरे दिन बुरे हाल थे। आंखों तले अंधेरा छाया था। पर दूसरा दिन भी पांडेय जी ने काट दिया। तीसरे दिन सुपरिंटेंडेंट जेल के सामने पांडेय जी का मामला पेश हुआ। उनकी मांगें बतलाई गईं और यह भी बतलाया गया कि 2 दिन से उन्होंने कोई भोजन नहीं किया। सुपरिंटेंडेंट ने सिर हिलाते हुए ऑर्डर दिया, फोर्स फीडिंग हो, और साथ ही उन्होंने कह दिया, देखो, ज्यादा सख्ती से काम न लेना। आसामी कोई गहरा नहीं है, जल्दी ही काबू में आ जाएगा। दोपहर के समय मेडिकल ऑफिसर के साथ 3 आदमी पांडेय जी की सेवा में उपस्थित हुए। दूध और दूध पिलाने वाली नली साथ में पांडेय जी ने पूछा, तुम लोग क्यों आए हो? आपको जबरदस्ती दूध पिलाने, मेडिकल ऑफिसर ने उत्तर दिया। पांडेय जी हिचकिचाए। तबीयत हो रही थी कि कह दें, जबरदस्ती क्यों, लाओ मैं खुद ही पी लूं। यहां तो मारे भूख के वैसे ही जान निकली जा रही है। पर उनकी दृष्टि अपने साथियों पर पड़ गई। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मानो उनके साथियों की आंखें कह रही हैं, साहस करो, मनुष्य को निर्बल नहीं होना चाहिए। और पांडेय जी ने दबी जबान उत्तर दिया, नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगा। 2 आदमियों ने पांडेय जी के हाथ पकड़े और एक ने पैर। पांडेय जी लिटा दिए गए। नली पांडेय जी के मुंह में डाल दी गई और पांडेय जी दूध पी गए। इसके बाद सब लोग चले गए। अब सुबह शाम पांडेय जी को दूध मिलने लगा। मेडिकल ऑफिसर के आते ही पांडेय जी स्वयं लेट जाते थे और चिल्लाने लगते थे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा, और उसके बाद दूध पी जाते थे। 5वें दिन पांडेय जी को दोपहर में बड़ी भूख लगी। वे बाहर निकले और चिल्लाने लगे, मैं खाना नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा। बात वार्डरों के कानों तक पहुंची। वार्डरों ने जेलर से कहा। जेलर हंसा। मेडिकल ऑफिसर के साथ दूध और नली उसने भिजवा दी। पांडेय जी दूध पी गए। ये खबर जेल भर में फैल गई। अब क्या था? जहां पांडेय जी को भूख लगी और उन्होंने हल्ला मचाना शुरू किया,
और जहां पांडेय जी ने हल्ला मचाया वहां लोग दूध और नली लेकर पांडेय जी की सेवा में उपस्थित हो गए। साथ ही दर्शकों की भीड़ लग जाती थी। 7वें दिन पुलिस की तहकीकात समाप्त हुई और पांडेय जी छोड़ दिए गए। आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की रोचक